नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहुत ही डरावनी। इसे सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई भी अपने घर से दूर शहर जाकर किसी अनजान जगह या किसी अनजान किराए के कमरे में रह चुका है, तो आपको यह बात अवश्य पता होगी कि अनजान जगह में रहना कितना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें उन अतीत घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। कई बार हमें गलती से ऐसी जगहों पर रहने की स्थिति में पड़ जाते हैं जहां का असली स्वरूप हमें अज्ञात होता है। इससे हमारी जिंदगी में कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और उसका असर हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही अनजान जगह की है जहां रहने से जुड़ी एक भयानक घटना का सामना करना पड़ता है। इस घटना की सच्चाई को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस घटना की कोई रूपरेखा ही नहीं थी। यह कहानी है एक लड़के आदर्श की। आदर्श एक आम लड़का था जो अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नगर में आया था। वह अपनी क्लासेस को पूरा करके बड़े शहर में हॉस्टल में रहने का निर्णय लेता है। आदर्श के जीवन में बड़ा उलझन था। वह अपने रूटीन को बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एक रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। वह अपने कमरे में अकेले होते हुए ऐसा महसूस करता है कि कुछ उसके आसपास घट रहा है। जब उसने अपने कमरे के दरवाजे को खोला तो उसने कुछ दिखा नहीं, लेकिन अपने अंदर की आवाज सुन रहा था। यह अनोखी घटना उसे डराने लगी, लेकिन वह बिना डरे हुए अपने काम पर ध्यान देने का प्रयास करता है। लेकिन यह अजीब घटना उसके साथ हर रात होने लगी, जिससे उसकी नींद खराब हो गई और उसका ध्यान भटकने लगा। उसे लगता था कि कुछ अत्यधिक अजीब हो रहा है जिसे समझना मुश्किल होगा। और उस हॉस्टल में हर कमरे में 2 लड़के रहते थे, लेकिन मैं शुरू से ही मैं अकेला रहता था, इसलिए मैं अकेले रहने की आदत बना लिया था। उस समय मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसके दोनों तरफ जेल की तरह कमरे थे और बीच में बरामदा था। मेरा कमरा हॉस्टल के सबसे अंतिम कोने में था और मेरे कमरे के सामने एक बाथरूम था जिसे मेरे अगले बगल के सभी लड़के इस्तेमाल करते थे। पहली रात में मेरे साथ सिर्फ वही होता है। जैसे ही अगले दिन होता है और मैं दोपहर को कोचिंग से वापस आता हूं, तो मेरे कमरे के बाहर बरामदे में फर्श पर बहुत कीचड़ देखता हूं और उसकी पैरों के बड़े निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी या महिला अपने पैरों को कीचड़ में डालकर यहां से गुजरा होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा कमरा उस हॉस्टल में सबसे अंतिम स्थान पर था और अगर बाहर से कोई आदमी की जद में पैर डालकर वहां आता तो फर्श पर शुरू से ही उसके पैरों के निशान होते। लेकिन बाकी कमरों के सामने बरामदे में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे कमरे के सामने उस कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान थे। इसलिए मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे को खोलकर उसमें पढ़ने लगा। पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। अब शाम को खाना खाने के बाद में फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाता हूं। उस रात की वही पैरों की आवाज अब भी मुझे सुनाई देती है। उस समय मैंने सोचा कि शायद हॉस्टल के लड़के ही वॉशरूम जा रहे होंगे, लेकिन वह कदमों की आवाज बार बार आ रही थी और मैंने उन कदमों की आवाज को गौर से सुना तो मुझे लगा कि वह सिर्फ मेरे कमरे से बाहर से आ रही थी, जैसे कोई सिर्फ बाहर से चल रहा था। उस समय घड़ी में समय देखा तो लगभग 1 बज गया था और पूरे हॉस्टल में पूरी तरह से सन्नाटा था और मैं सिर्फ उन कदमों की आवाज सुन रहा था। तभी मैंने सोचा कि इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर बार बार कौ न घूम रहा था और इस बार मैंने फैसला किया कि मैं आराम से कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगा, बल्कि झट से खोलूंगा। मैंने सोचा कि शायद हॉस्टल का कोई लड़का मुझे डराने के लिए शरारत कर रहा होगा। फिर मैं दबे कदमों से अपने बिस्तर से उठा और मेरे कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन कदमों की आवाज मुझे बिल्कुल मेरे कमरे के दरवाजे के सामने सुनाई देती है, मैं अचानक से दरवाजा खोलता हूं और जो कुछ मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी हालत ही खराब हो जाती है। मैंने क्या देखा यह समझ नहीं आता और अब मैं डर के 7वें आसमान पर था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके उस चीज को नहीं देखा। मैं अपने हाथ से दरवाजे को बंद करना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। यहां तक कि मेरा शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिल रहा था।
मैं वहीं जम गया था। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर जो कोई खड़ा था उसे देख रहा था, और यकीन मानो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसी चीज को देखता तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वहीं मर जाएगा। क्योंकि जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा अचानक से खोला तो मुझे एक औरत दिखाई दी जो साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी साड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, यानी सामान्य महिलाओं की शादी की तरह नहीं, बल्कि उसके घुटनों तक ऊपर उठी हुई थी। उसके पैर देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान के पैर हैं या जानवर के, क्योंकि उसके पैर बुरी तरह डरे हुए थे। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा इतना डरावना था कि किसी भी व्यक्ति को उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से फूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे किसी भारी चीज से कुचल दिया हो। उसके पैरों के नाखून उसके पैरों की उंगलियों से भी लंबे थे। इसके अलावा उसके सिर के बाल एक दूसरे में उलझे हुए थे और उसके मुंह के दांत जबड़े से बहुत बाहर निकले हुए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि वह दृश्य मेरे लिए कितना भयानक रहा होगा। तब वह महिला मुझे बताती है कि तुम ही लोगों ने मुझे मारा था और आज मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेकर रहेंगे। तुम लोगों ने मुझे मारते वक्त मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, साथ ही मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। अब मैं तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए वापस आया हूं और तुमसे उसी तरह बदला लूंगा जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था। जब वह महिला मुझे यह बता रही थी तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके होठों से मांस के नीचे फर्श पर गिरते जा रहे थे। वह औरत मुझे बोलते हुए अजीब तरीके से दूर रही थी और उसे देखकर मुझे लगा कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई चुड़ैल या डायन है, और शायद इसके साथ ही कुछ हुआ होगा जब यह मुझे बता रही थी कि यह मुझे मार डालेगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह औरत जल्द ही मुझे मार डालेगी। जैसा मैंने सोचा था मेरे साथ हुआ भी बिल्कुल वैसा ही था। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मेरी ओर बढ़ते हुए अचानक मेरा गला पकड़ लिया और मेरे कंधों पर बैठ गई, जिससे मैं धड़ाम से फर्श पर गिर गया। वह मेरी गर्दन को इतनी जोर से चूस रही थी कि मैंने सोचा कि आज यहां महिला मेरी गर्दन उखाड़कर मुझे मार डालेगी। लेकिन फर्श पर गिरने की इतनी तेज आवाज है कि मेरे बगल के कमरे से 2 या 3 लड़के उठकर वहां आते हैं, और जब वह वहां आते हैं तो वह देखते हैं कि मैं फर्श पर गिरा हुआ हूं और अपनी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ रहा, क्योंकि उन्हें मेरे अलावा पूरे कमरे में कोई भी नहीं दिखाई देता था। फिर वह मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें फर्श पर क्यों पड़ा हुआ है और तुम ऐसी क्या हरकतें कर रहे हो, कहीं आपको मिर्गी तो नहीं आता। जब मैं उन लोगों को मेरे साथ हुई घटना बताता हूं तो वे हंसने लगते हैं और मुझे बताते हैं कि आप अकेले कमरे में रहते हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। इतना कहकर वे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद मैंने वह रात अकेले, दूसरी ओर मैंने दूसरे दिन सुबह उठते ही हॉस्टल के मालिक को उस घटना के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही मैंने हॉस्टल के मालिक को उस घटना के बारे में बताया, मुझे लगा कि वह कुछ अजीब सा बदल गया था और वह मुझे बताया कि शायद तुम डर गया था क्योंकि आप कमरे में अकेले रहते थे। ऐसा कुछ भी हमारे हॉस्टल में नहीं है। जब वह मुझे यह सब बता रहा था, मैं उसके हाव भाव को देखकर समझ गया कि यह आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है और झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मैं यह कहते हुए बहुत हड़बड़ा गया था। उस दिन भी मैं कोचिंग चला गया जैसे उसका झूठ पकड़ा गया हो, लेकिन मैं कोचिंग में भी ध्यान नहीं देता और पिछली रात मेरे साथ हुई घटना बार बार मेरे मन में घूमती रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह औरत कौन थी और वहां मुझे ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेकर रहेंगे। बाद में मैंने सोचा कि क्या मुझे मेरे साथ हुई घटना के बारे में अपने घर वालों को फोन करके बताना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मैं घर वालों को इसके बारे में बताऊंगा तो वे फालतू में परेशान होंगे। लेकिन मैं उस दिन शाम को अपने बगल के कमरे वाले दोनों लड़कों से पढ़ाई करने के लिए चला जाता हूं। लगभग 1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद वे मुझसे कहते हैं कि देख पाई, सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर कोचिंग जाना चाहिए, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं अपने कमरे में जाकर कैसे सोच सकता हूं। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे उस कमरे में एक शांत रहना चाहिए। मैं उस कमरे में जाते ही बहुत डर लगता है,
बाद में वह लड़का मुझसे कहता है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं था, शायद वह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था, रात भर अपने कमरे में सो जाओ। अगर आज भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो फिर यह सोचना कि कल रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था। तभी मैं उन लोगों की बात मानकर अपने कमरे में आता हूं और चुपचाप जाकर सो जाता हूं। उन दिनों बहुत गर्मी थी और रात को सोते समय मुझे बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए मैंने सोचा कि उठकर कमरे की खिड़की को खोल देना चाहिए। इससे बाहर की हवा आएगी, इसलिए मुझे बहुत गर्मी नहीं लगेगी। उस समय तक हॉस्टल के मालिक ने कमरों में पंख नहीं लगाए थे। हालांकि हमने उसे 2 बार कहा था कि पंखे जल्द ही 1-2 हफ्तों में लगा दिए जाएंगे। अब इतनी गर्मी भी नहीं है तो तुम लोग कुछ दिन काम चलाओ। इसलिए हम लोग रात को सोते वक्त कमरे में बहुत गर्मी लगती थी। तभी मैं उठकर खिड़की को खोलने का विचार किया और अब मैं उठकर खिड़की को खोलता हूं और जब मैं खिड़की को खोलता हूं तो सामने एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है। और जब मैं खिड़की को खोलता हूं तो मुझे वही औरत फिर से दिखाई देती है जो मुझे अपनी ओर आने का संकेत दे रही थी, और उसे फिर से देखकर मैं बहुत डर जाता हूं। लेकिन इस बार वह मुझसे काफी दूर ग्राम में खड़ी हुई मुझे दिखाई देती है। मैं भागकर अपने बगल वाले कमरे में उन लड़कों के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं, भाई मुझे जल्दी मेरे साथ चलो। वे मुझे बताते हैं कि सुबह उठकर कोचिंग भी जाना है, इसलिए मेरे को सोने दे। तो मैं उनसे कहता हूं, एक बार तुम चलो तो मुझे तुमने कुछ दिखाना है। तब वह दोनों लड़के मेरे साथ मेरे कमरे में आते हैं और मैं उन्हें उस खिड़की के पास ले जाता हूं और उन्हें उस ग्राउंड में देखने के लिए कहता हूं। तभी वह उस ग्राउंड की खिड़की से दोनों ओर देखकर मुझे बताता है कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, पूरी खाली है ग्राउंड। बाद में खिड़की से झांककर ग्राउंड में देखता हूं, लेकिन उस समय मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वह दोनों लड़के मुझसे कहते हैं, भाई अब हमें परेशान मत करना, हमें सुबह कोचिंग जाना है। मुझे बताकर वे अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अब मेरा डर इतना बढ़ गया था कि मैं गर्मी से मर जाऊंगा, लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा। और फिर मैंने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़की दोनों को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे डर से नींद नहीं आ रही थी। जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मुझे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है कि बाहर से कोई मेरे दरवाजे को भटकता रहा है और मैं कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे खटखटाने की आवाज बहुत तेज होती है। अब जो कोई बाहर था वह मेरे दरवाजे को बहुत जोर से खटखटा रहा था। मैंने हिम्मत करके एक बार आवाज लगाई, कौन बाहर खड़े करता रहा है? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब बाहर से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने भी सोचा कि मैं दरवाजा नहीं खोल दूंगा। लेकिन बाद में जो भी बाहर था वह धीरे धीरे मेरे दरवाजे को बजाने लगा। अब वह दरवाजा नहीं खटखटाया रहा था, बल्कि बहुत जोर से मार रहा था। यह सब होने के बाद बहुत डर गया। मुझे पूरा शरीर पसीने से भरने लगा। ऐसा लग रहा था कि बाहर वहीं चुड़ैल या डायन है जो आज इस दरवाजे को तोड़कर मुझे मार डालेगी। मैंने तुरंत अपने घर पर अपने पापा को फोन किया और उन्हें बताया कि हॉस्टल के मालिक को बताओ कि वह तुरंत मेरे कमरे में आए। कुछ देर बाद मेरे पापा का फोन वापस आता है और मुझे बताता है कि हॉस्टल का मालिक फोन नहीं उठा रहा था, शायद वह सो गया था। मैंने फोन पर पूरी बात बताई पापा को और मेरी बात सुनने के बाद वह बहुत घबरा गया और कहा कि मैं अभी वहां आ रहा हूं। मैंने पापा से कहा कि जब तक आप यहां आएंगे तब तक सुबह हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। ये कोई भी मेरे कमरे के दरवाजे को इतनी तेजी से तोड़ रहा है कि शायद मेरी मम्मी मुझे और मेरे पापा को बोलते हुए सुन लेती है और वह पापा से क्या हुआ पूछती है। तब पापा ने मम्मी को सारी बात बताई तो मम्मी ने तुरंत फोन लेकर मुझसे कहा कि बेटा फोन को काट दो और हनुमान चालीसा या किसी भी भगवान का भजन चला दो है और उसकी पूरी आवाज करो। जब तक हम नहीं आते तब मैंने मम्मी को बताया कि ठीक है, और मैंने तुरंत उनका फोन काटा और अपने फोन पर हनुमान चालीसा शुरू करने की सोची। आप नहीं जानते हैं कि मैं हनुमान चालीसा शुरू करने ही वाला था कि मेरे कमरे का दरवाजा बहुत जोर से आवाज आने लगा। अब मुझे लगता था कि कोई मेरे दरवाजे पर जोर से लात मार रहा है। अब मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी जो मैंने अंदर से लगाई थी भी थोड़ा थोड़ा उखड़ने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा और बाहर कोई भी व्यक्ति बहुत तेज लात मारेगा। मैं अपने फोन पर हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे।
और मेरा पूरा शरीर कंपन करने लगा था और मेरे हाथ भी कंपन कर रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फोन पर हनुमान चालीसा चलाऊंगा, लेकिन पहले इस दरवाजे के पीछे कुछ लगाऊंगा, वरना यह दरवाजा अभी टूट जाएगा। तभी मैंने अपने कमरे में स्थित ब्रेड को फटाक से खिसका या उसे दरवाजे के पीछे सट कर लगा दिया, जिससे दरवाजा थोड़ा पीछे की ओर नहीं होता था। अगर कोई उसे लात मारता तो इतनी जोर से माता की दरवाजा अंदर जाता था और उसकी कुंडली पूरी तरह से उखड़ चुकी थी, जो जल्द ही टूटने वाली थी। जैसे ही मैंने बैठक को दरवाजे के पास आकर लगाया, मैंने उसी औरत की आवाज बाहर से सुनाई दी। वह बाहर से कहती थी कि दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर जाऊंगी। तुम क्या सोचते हो कि दरवाजा बंद करके तू बचाएगा? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह बहुत जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे लगता था कि आज मैं जीवित नहीं रहूंगा। फिर मेरे दिमाग में फिर से वही बात आती है कि मेरी माँ ने मुझे फोन पर कुछ भजन या हनुमान चालीसा सुनाना चाहिए था, और अब मेरे बचने की एकमात्र उम्मीद थी। मैंने भी सुना था कि भूत हनुमान चालीसा या भजन सुनने के बाद वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए मैंने फोन उठाया, लेकिन मेरे हाथ पैर इतने काट रहे थे कि फोन भी मेरे हाथ से छूट गया और फर्श पर गिर जाता है। फोन अपने आप बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे बचने की सारी उम्मीदें अब बंद हो गई हैं। जैसे ही मैंने फोन वापस उठाया और उसे सही करने की कोशिश करते हुए वह चुड़ैल बार बार कहती थी, तुम क्या सोचते हो कि आज तू बच जाएगा? आज तू नहीं बचेगा। तुम लोग ने मिलकर आज के दिन मुझे मारा था और आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस फोन को किसी तरह फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खुद ही बहुत कम हो गई थी और वह सिर्फ 7% बैटरी पर थी। इसलिए मैंने भागकर फोन को चार्ज करने का विचार किया। मैं फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर की ओर जा रहा था कि अचानक से मेरे कमरे की लाइट चली गई, और एक तो पूरा कमरा अंधेरा था और ऊपर सिंह इतनी गर्मी थी कि मैं पूरा पसीना हो गया था, और दूसरा उस भयानक आत्मा जो बार बार मेरे कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय मेरे ऊपर क्या हुआ होगा। जब मैंने सोचा कि फोन की बैटरी 5% पर है, हनुमान चालीसा तो चल ही सकती है, इसलिए मैंने उसकी आवाज को पूरा बढ़ा दिया और फोन पर हनुमान चालीसा चलाया। इससे उस चुड़ैल ने मेरे दरवाजे पर लात मारना बंद कर दिया। अब वह शायद हॉस्टल से बाहर जा रही थी और जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि आज तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम नहीं छोड़ूंगी। मेरे फोन में हनुमान चालीसा चल रही है कि तभी मेरा फोन अचानक 0% पर आकर फिर से बंद हो जाता है। हनुमान चालीसा भी बंद हो जाता है, और जैसे ही हनुमान चालीसा बन जाता है, वह औरत फिर से मेरे कमरे से बाहर दौड़ती आती है और बार बार वह मेरे कमरे के दरवाजे को इतनी जोर से लात मारने लगती है कि मुझे लगता था कि दरवाजा 1 मिनट में टूट जाएगा। मैंने सोचा कि फोन में हनुमान चालीसा बंद हो गया तो क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा ही बोल सकता हूं। तब मैंने हिम्मत करके उस चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया और अपने कमरे में हनुमान चालीसा बोलने लगा। जैसे जैसे मुझे टूटी फूटी हनुमान चालीसा मिली, मैं इतनी जोर से बोलने लगा कि मेरी आवाज उस चुड़ैल की कान में भी बढ़ गई थी और वह चुड़ैल अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। जब मैं हनुमान चालीसा बोल रहा था, मैं बार बार मेरे फोन को चालू करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे फोन में चालू हुआ, और जब मैं फोन को फिर से चालू करता हूं तो मैं चौंक जाता है कि मेरे फोन की बैटरी स्वचालित रूप से पूरी तरह से चार्ज हो गई है। जब मैंने हनुमान चालीसा फिर से अपने फोन में चलाया तो उस चुड़ैल की आवाज फिर से नहीं आई। यह सब होते ही मैंने सोचा कि अगर बगल के कमरे के लड़के उठकर क्यों नहीं आ रहे, तो यह चुड़ैल इतनी जोर से मेरे दरवाजे पर लात मारती क्यों नहीं, या फिर इतनी जोर की आवाज सुनकर हॉस्टल से कोई क्यों नहीं आ रहा था। उस रात मैंने जैसे तैसे गुजारा और सुबह लगभग 5 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी। लेकिन इस बार मुझे चुड़ैल की आवाज नहीं, बल्कि मेरे मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। लेकिन मैंने उनकी आवाज को सुनने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मैंने सुना था कि वे भूत प्रेत और चुड़ैल किसी का भी आवाज निकाल सकते हैं। लेकिन उस दिन मेरे कमरे के बाहर मेरे मम्मी पापा थे और वे बार बार मुझे आवाज लगाने के बाद भी मुझे दरवाजा नहीं खोला, तो वे बहुत चिंतित हो गए और फिर मेरे फोन पर कॉल करते हैं। साथ ही जब मैंने उनका फोन उठाया तो वह मुझे बताया कि हम तुम्हारे कमरे के बाहर हैं और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। मैंने कहा कि मैं कैसे मान सकता हूं कि तुम मेरे कमरे से बाहर हो।
मुझे वीडियो कॉल किया और मुझे दिखाया कि हम लोग तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े हैं। फिर मैं दरवाज़ा खोला और मेरे मम्मी पापा बाहर खड़े थे। मैं रोने लगा और भागकर मेरी मम्मी को गले लगाया। बाद में मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे बगल के कमरे की लड़की भी उठकर बाहर आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। मैं उन लोगों पर गुस्सा होकर कहता हूं कि कल रात मेरे साथ इतना कुछ हुआ और इतनी आवाज़ों को सुनने के बाद भी आप अपने कमरों से बाहर नहीं आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, हम चुपचाप सो रहे थे और हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई थी। फिर मैंने अपने पापा के ऑफिस पूरी रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था पूरी बात बताई, जिससे उनका गुस्सा भी बढ़ गया। बाद में उन्होंने हॉस्टल के मालिक को बुलाया और उसे बहुत बुरा बोला सुनाई। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्टल के बाहर एक चाय की दुकान पर लेकर जाते हैं और हम चाय पीते पीते वहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब चाय की दुकान वाला हमसे पूछता है कि क्या हुआ साहब। फिर मेरे पापा ने पूरी कहानी बताई कि हमारा लड़का इस हॉस्टल में रहता है और उसके साथ ये घटना हुई। चाय वाला जो बात बताई वह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चाय वाले ने हमें बताया कि कुछ साल पहले इस हॉस्टल में सफाई करने आने वाली एक औरत आती थी। आज आपका लड़का रहने वाले कमरे में 2 लड़के रहते थे और उस सफाई करने वाली औरत से उन दोनों लड़कों की कुछ बातों पर बहस होती है और उन लड़कों ने उस महिला से बदला लेने के लिए उस कमरे के सामने वाले बाथरूम में 3 डाल दिया। जब वह वहां सफाई करने आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह सर के बल नीचे फर्श पर गिर जाती है, जहां वह मर जाती है। तब से उस महिला की आत्मा उस हॉस्टल में घूमती रहती है और कोने वाले कमरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से अपनी मौत का बदला लेने की सोचती है। यह सुनने के बाद मेरे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे लगता था कि उस कमरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने उसे मारा था और वह उस हॉस्टल के मालिक के पास जाकर उसको पूरी तरह से बताता है और हमने उस कमरे को खाली कर दिया। हालांकि मैंने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, मैं घर से बाहर रहना नहीं चाहता और उसी दिन हम सारा सामान लेकर घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद भी मैं बीमार पड़ गया। कुछ लोगों ने मम्मी पापा को बताया कि उस महिला की आत्मा अभी भी मेरे ऊपर काम कर रही है और फिर मुझ पर कई दिनों तक इलाज करवाया गया। बाद में मैं थोड़ा ठीक हो जाता हूँ। जब मैंने कुछ दिनों बाद उस हॉस्टल के लड़कों से फोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आने के बाद वे भी बहुत डर गए थे और इसलिए धीरे धीरे सभी लड़कों ने हॉस्टल